नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम, जिसका क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और मुझे तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। अगर एडवांस की बात करें तो मुझे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, और अगर मॉडर्न मैथ में बात करें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो मुझे ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि इनको मैं रिलेट कर पाता हूँ रियल लाइफ से। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर एक नंबर सिस्टम को भी हम इंक्लूड कर लें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। चीज़ों को अगर आप रियल मतलब समझ सकते हो खुद से, अपने आप से आप कुछ नंबर लेके उसको रिलेट कर सकते हो, यानी खुद से डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो आप सोचोगे कि नंबर सिस्टम में तो हमको इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, कि रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, फैक्टोरियल है, फिर हमको फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट पे कितना जीरो आएगा, या फिर कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से ना देख के आप केवल नंबर से सोचो कि सब सारे केवल नंबर हैं, तो आप क्या, जैसे अगर कुछ इवन नंबर क्वेश्चन में हमको दिया कि इवन नंबर है और कुछ कंडीशन दे रखा है, तो आप एग्जाम में जाते हो, मान लेते हैं कि आप भूल रहे हो वहाँ पे, तो कुछ भी आप इवन नंबर ले लो, 2 4 ले लो और उसको करके एक कंडीशन कर लो, तो जो 2 4 पे सेटिस्फाई होगा वही 36 पे भी सेटिस्फाई करेगा। यानी एक तरह से यूनिवर्सल होता है। तो नंबर सिस्टम में इसका बड़ा एडवांटेज होता है, ये हमको बड़ा फ़ायदा देता है। और ये, और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो जितने टॉपिक मैंने नाम लिए, इनमें रेंज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आप, जैसे अगर आप एक टॉपिक ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, या बात करें स्पीड, CISI की बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होता है। अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन को आप एक टाइप मान लो, तो मैक्सिमम 40 to 30, अगर हम SSC जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चन कर लो, से ज़्यादा अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। पूछने को तो 2 या 4 तरीका होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर एक क्वेश्चन की बात की उसमें डाटा बदल के, तो इससे ज़्यादा उसका दायरा नहीं होता। लेकिन अगर आप नंबर सिस्टम में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इनमें अपार संभावनाएं हैं। कितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से नया होगा। ठीक। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर, आखिर हमको नंबर की समझ होनी चाहिए कि भाई नंबर क्या होता है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को देखो, अगर हम सबसे पहले कैटेगराइज करना चाहें तो सबसे पहला नंबर अगर हम बोलेंगे तो वह होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ऐसे हमको यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप इंटर में अगर मैथमेटिक्स होंगे तो पढ़े होंगे, उसको लिखा जाता है A+IB के फॉर्म में। ए क्या है यहाँ पे, यह प्योरली रियल नंबर है, और IB क्या है, यह इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम फर्दर और डिवाइड करें तो यह हो जाएगा, इसको 2 नंबर में बांट सकते हैं। एक होता है प्योरली रियल नंबर, पूर्णतया वास्तविक संख्याएं। दूसरा क्या होगा आपका, इमेजिनरी नंबर, राइट। प्योरली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आगे देखते हैं। अब देखो इमेजिनरी नंबर, जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया आपको कि जो ए वाला पार्ट है वह है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो ए वाला पार्ट होता है वह रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो IB वाला पार्ट होता है वह इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अमूमन हमारे जो एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, शायद कैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाए SSC, SBI, PO, इन सब एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अब रियल नंबर को अगर हम और फर्दर क्लासीफाई करना चाहें, ठीक है, तो इसको हम 2 पार्टों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका रेशनल नंबर और दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को वास्तविक संख्या और इसको काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को नाम से पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में उनका नाम लेते चलता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो रेशनल नंबर, अभी केवल बस कैटेगराइजेशन सीख लो और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लो, या इसी के साथ हम डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम कहें 1/2, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो 1/2। 1/2 का क्या मतलब हुआ? 0.05। 2/5 लिखें, इसको हम लिख सकते हैं, यह क्या होगा? 0.4। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वे नंबर होंगे जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? अब बताओ, अगर हमको नंबर दिया है कि √2 की जो वैल्यू आती है, √2 की जो वैल्यू आएगी 1.14। ठीक है, इस तरह से यह जाएगा। यानी यह क्या होता है? नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग को बोलता है हिंदी में बोलते हैं रिकरिंग नंबर को आवर्ती, और नॉन रिकरिंग को अनावर्ती। ठीक है, अभी बस ध्यान से समझो, सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे पाई होता है 22/7, इसका मतलब यह हुआ कि जब 22/7 को आप डिवाइड करोगे ना, तो 3.14, और यह नंबर कटेगा नहीं, कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न इस तरह से नंबर यह आता रहेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर तो 1/3 यह भी हम इरेशनल नंबर होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन 1/3 तो रेशनल नंबर होता है। सही, 1/3 रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1/3 की वैल्यू 0.3333 यह भी नहीं कटेगा, लगातार आता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि 3 क्या हो रहा है? यह रिपीट कर रहा है। तो वो रेशनल नंबर वह होता है जो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे 1/4, ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि देखो, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले। अब यहाँ से एक चीज़ हमको जो जानकारी मिली कि रेशनल नंबर वे नंबर होंगे, रेशनल नंबर वे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, बस ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर में जस्ट इसका रिवर्स होगा। इरेशनल नंबर में आपका इसका जस्ट रिवर्स होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, या रिकरिंग की जगह हम इसको लिखते हैं नॉन रिपीटिंग। ये ज़्यादा सही होगा और ये ज़्यादा सही मीनिंग देगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसको लिख देते हैं रिपीटिंग। इसके बाद से आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वरना आप हमेशा इसको लेके कंफ्यूज रहते हो। एक बार इसको समझ गए तो फिर यहाँ से आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बोला कि रेशनल नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। जैसे हमने 1/2 में भाग दिया तो 0.5 कट गया नंबर, या हो सकता है कि कोई नंबर, जैसे मान लो अगर हो सकता है हमारा नंबर 1/8 हो, इसको भाग दोगे 1.125, यानी जाके लास्ट में चाहे यहाँ पे रुक रहा चाहे कहीं पे जाके नंबर रुक जाएगा। यानी एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि जब 22/7 में अगर आप 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14, यह नंबर रुकेगा नहीं, यह कटता जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर करके देख लेना। तो पहली कंडीशन हुई कि क्या होता है कि यह नॉन रिपीटिंग होता है और यह क्या होता है? रिपीटिंग होता है। ठीक,
सॉरी टर्मिनेटिंग होता है और यह नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यह ख़त्म नहीं होता, यह ख़त्म हो जाता है। और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे देखो 1/3 हुआ, यह नंबर भी कभी नहीं कटेगा, आप भाग देते जाओ 3 3 3 3 इस तरह से इनफाइनाइट, यानी नंबर कटेगा नहीं। लेकिन हमने देखा इसमें क्या हो रहा है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं 3 3 3, लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होगा। चाहे आप √2 की बात कर लो, चाहे √5 की बात कर लो, चाहे √3 की बात कर लो, √21 की बात कर लो, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। या पाई की बात कर लो। तो मुझे लगता है कि अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि रिकरिंग नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। देखो अभी तक हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्योरली रियल, इमेजिनरी नंबर। रियल को हमने रेशनल और इरेशनल में। अब रेशनल को हम और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं रेशनल नंबर तक। रेशनल नंबर तक हम पहुँचे हैं। अब इसके आगे देखो रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर में, इंटीजर और फ्रैक्शन में। इंटीजर और फ्रैक्शन। अब इन दोनों का भी मीनिंग जान लो। इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स है। और फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न, भिन्न क्या हुआ, भिन्न जो p/q यानी जितनी परिमाण, यानी जिनको आप p/q की फॉर्म, जो p/q हो, जैसे 1/2, 2/3, ये क्या होगी हमारी एक भिन्न है। और इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक नंबर। तो पूर्णांक नंबर में होता है जो इसका सेट होता है वह कहाँ से होता है, -∞ से लेके 0 इंक्लूड कर लो, से लेके कहाँ तक, +∞ तक। यह इंटीजर का सेट होता है। अब आगे देखेंगे, अगर हमको इंटीजर को और फर्दर क्लासीफाई करना हो तो इसको देखो 3 क्लास में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पॉजिटिव इंटीजर, या इसको इधर नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। और तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा होगा होल नंबर। ठीक है, हमने बोला कि इंटीजर को आप 3 भागों में बांट सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ, -∞ से लेके जस्ट 0 के पहले तक, यानी 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और -∞ को करेंगे इंक्लूड। उसी तरह इधर देखिए, यहाँ पे आप 0 को इंक्लूड नहीं करोगे, जिसको इंक्लूड नहीं करना होता तो वहाँ पे यह छोटा ब्रैकेट लगता है, स्मॉल वाला ब्रैकेट, ठीक है, से लेके कहाँ तक, +∞ तक। और अगर आप, लेकिन अगर आप होल नंबर की बात करो, यह समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -3, ठीक है, -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 -3 -4 एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की होल नंबर की बात करें, देखो होल नंबर क्या है, होल नंबर होता है आपका कि इसको यहाँ पे और डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद तो समझते हैं। होल नंबर को अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहो तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका नेचुरल नंबर और दूसरा होगा आपका 0। जी हाँ, 0। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में एक को छोड़ के 1 2 3 4, यानी 0 को छोड़ के जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि 0 को छोड़ के जितने पॉजिटिव इंटीजर हो गए वह क्या हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया। और 0 0 0 0 को इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ से अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हो कि होल नंबर हमारा हो जाता है अगर हम 0 को भी इंक्लूड करके और प्लस पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड कर लें तो यह क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, सॉरी होल नंबर होगा। अब होल नंबर को भी जान लो कि हिंदी में क्या बोला जाता है, होल नंबर को बोलते हैं, होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्या। 0 को 0, ठीक है। तो ये पूरा यही हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से तो आएगा नहीं। तो यानी हमारी जो कहानी शुरू होगी वह प्योरली रियल नंबर से। तो रेशनल नंबर से आपको क्वेश्चन बनता है कि रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है, जो आपको बार वाले क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो रेशनल नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आता है, इरेशनल नंबर से नहीं आएगा। अब इसके आगे बढ़िए तो इंटीजर और फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और होल नंबर के बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो अब और कुछ बेसिक चीज़ें उसको जान लेते हैं, ठीक है। कभी कभी एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपको रेंज दिया होता है क्वेश्चन का, तो वहाँ पे सिंपल सी वह क्या करते हैं कि आपको वैल्यू नंबर पूरा ना लिख के उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जानते रहिए। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योरली रियल नंबर, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर को सी और आर इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर को आर क्यू से। और बात करें इंटीजर नंबर की, आगे इसके आगे बढ़ते हैं। इंटीजर नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रैक्शन को आप एफ से करोगे, सॉरी क्यू आई से करते हैं। और होल नंबर को डब्लू से, नेचुरल नंबर को एन से। ये तो आसान होगा, इसको डब्लू से और इसको एन से, ठीक है। और इंटीजर को हमने बता दिया। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करो, नेगेटिव इंटीजर की बात करो, तो इसको बोला जाता है आई माइनस और आई प्लस। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, तब इसके आगे हम बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स हैं उनको जानेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला होता है, वह होता है आपका इवन नंबर। कि व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको पता होगा। इवन नंबर क्या होता है, वे नंबर जो से दो से क्या हो जाए, डिविजिबल हो, वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 4, 6, 8 और स्वयं 2, यानी सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8। इस तरह से जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वह इवन नंबर होगा। अब एक चीज़ आपको और इसमें देखने को मिल रहा होगा कि इवन नंबर, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात की जाए तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का। देखो 2 का हो रहा है ना। अगला जो इवन नंबर होगा वह कितना होगा, 10। उसके बीच में डिफरेंस जो होगा वह 2 का होगा। दूसरा नंबर हम देखेंगे वह क्या होता है, वह होगा आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, जस्ट रिवर्स, वे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो वे नंबर क्या हो सकते हैं, 3 2 से डिविजिबल है नहीं। 1 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 5, 7, 9। तो इसमें भी एक आपको क्लियर पैटर्न दिख रहा होगा कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी 2 क्रमागत विषम संख्याओं को देखा जाए तो उनके बीच में क्या अंतर होगा, 2 का। तो ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वह कितना होता है, 2 का, ठीक है। इसका क्वेश्चन में
यूज होता है जब कभी कभी दिया जाता है कि किन्हीं क्रमागत संख्याओं का, दो किन्हीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो x एक नंबर हो जाएगा तो अगला क्या होगा, x+2 होगा, तो अगला क्या होगा, x+4 होगा। ठीक है, अगला नंबर हमारा है प्राइम नंबर। तो देखो, इवन नंबर को बोला जाता है सम, ऑड को विषम, और इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। बिल्कुल सिंपल सा इसका अगर आप याद करना चाहो तो वे नंबर्स जो स्वयं, ठीक है, और एक के अलावा किसी नंबर से न कटें। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी नंबर से ना कटे वे हमारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कौन सा नंबर होगा? अब देखो, इसमें एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्वयं और एक से ना कटे, तो स्वयं से अगर एक की बात की जाए तो यह स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, यानी खुद स्वयं एक एक ही है। तो इसलिए एक आपका क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर आपका पहला क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यह 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 11, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह विषम संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से। अब प्राइम नंबर्स के बारे में अगर कुछ हम आपसे पूछें कि 1 से लेकर 100 तक, शुरुआत के 1 से 100 तक संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो इनको आप चाहो तो नोट कर लो। ये होता है 25 नंबर्स। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो देख लो। पहले में क्या होता है, 2 3 2 3 5 7, यानी 1 से लेकर 10 तक बीच में इतने नंबर आएंगे। फिर 11 13 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29, ठीक है, 31, और अगला नंबर कौन सा होगा, 37, इसके बाद 43, 41 भी होगा, ठीक, 41 43, और इसके बाद 47 53 59, और कोई नंबर बताइए, 61 67 71 73, और इसके बाद 73 के बाद 77 तो कट जाएगा, 79 83 89 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, गिनने में गलती हो रही होगी, 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 3 21 20, और 20 4 24। एक नंबर कोई छूट रहा है, 41 43 47 है, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 23 29 31 37 2 3 5 7 11 13 17, अच्छा 19, ठीक ठीक, एक नंबर 19 छूट रहा है। तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर हो गए आपके 25। तो आपको इस तरह से याद नहीं करना, बस आप इतना याद रखो कि टोटल नंबर कितना होता है 25, यह लिखने के लिए मैं बता दिया। अगर अगर 1 से लेके 200 के बीच में पूछा जाए तो कुछ नंबर आप याद कर लो, क्योंकि आप कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, तो वहाँ पे हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। चलो एक बार 1 से 100 तक हो तो हो सकता है तो हम लिख लें, अगर हमारे पास 1 1.5 मिनट हो, लेकिन 200 तक तो नहीं लिख सकते हैं। तो 46 होता है, यानी अगर हम बात करें शुरुआत के 100 से लेकर 200 तक के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे 21 नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वह है को प्राइम नंबर। अगला है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब हुआ, देखो इसमें इसको भी अगर हम साधारण भाषा में बोलें कि वह नंबर, सहभाज्य संख्या मतलब, अच्छा सॉरी, सहभाज्य संख्या मतलब हो गया कि एक पेयर होता है, मेरे दिमाग में प्राइम नंबर आ रहा, कंपोजिट नंबर याद आ गया।
तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब दो पेयर, जैसे अगर हम बात करें एक 2 हो और एक 3 हो, तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो ना वह केवल एक हो। यानी एक तरह से हम कहें तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम कहें 12 और 16 के बीच में कुछ कॉमन है, तो आपको बिल्कुल कितना क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। लेकिन 12 और 19 के बीच में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे 12 और 19 क्या है, यह सहभाज्य नंबर है, यानी को प्राइम नंबर है। ठीक है, इतना इतना ही जानना है केवल आपको। और लास्ट जान लीजिए, पांचवा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर को अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो पहले समझ लो कि कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है। कंपोजिट नंबर को तो बोला जाता है इसको भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, आप कहोगे जो स्वयं से कट जाए, तो हर संख्या स्वयं से कटेगी। जो एक से कटे, सभी संख्याएं एक से कटेंगी। और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, डिविजिबल हो। यानी स्वयं से कटे, एक से कटे, इसके अलावा किसी एक नंबर से कटे। तो एक है, एक तो हम जान चुके ना, या प्राइम नंबर है ना को प्राइम नंबर है। एक क्या है, एक ऑड नंबर है, तो एक तो हुआ नहीं। दो क्या हुआ, दो हमारा इवन नंबर भी है और दो हमारा क्या प्राइम नंबर भी है। एक ऐसी संख्या दो है जो दोनों है और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है। क्योंकि दो स्वयं से भी कट जाएगी और एक से भी कटेगी, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो दो हमारा क्या हुआ, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर हुआ। उसके बाद बढ़ेंगे तीन, तो तीन भी स्वयं से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो तीन हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर भी हो गया और प्राइम नंबर भी हो गया। उसके बाद चार, तो चार देखो एक ऐसा नंबर होगा जो स्वयं से कट जाएगा, एक से कटेगा और एक के अलावा क्या, दो से भी कटेगा। तो चार हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 और 8, 9, 10, 12। ठीक है, तो यानी अगर पूछा जाए सबसे छोटी यानी एट लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, वह होगा आपका 4। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देख लिया कि हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सबसे छोटी नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी होती है इवन नंबर और ऑड नंबर का। उनको वैसे तो आप चाहो निकाल सकते हो, कभी भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन देख लीजिए एक बार। अगर हम कहें इवन नंबर और इवन नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोला था कि नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि आप कुछ भी नंबर लेके कर सकते हो। तो देखो अगर ये आपको याद नहीं है तो आप तुरंत क्या करो, दो दो ले लो, दो भी इवन है, दो भी इवन है, तो दो नंबर ले लो, दो और दो ऐड कर दिया, चार। चार क्या मिल गया हमको, इवन नंबर मिल गया। और अगर हम चार में से दो सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करें, तो वह भी क्या होगा, इवन होगा। तो यानी अगर हम इवन से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो वह भी क्या हमको मिलेगा, इवन माइनस इवन, वह भी क्या होगा, इवन। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जीरो हमारा क्या होता है, जीरो हमारा इवन नंबर होता है। जीरो हमारा होता है इवन नंबर, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो यानी दो से दो सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो आ जाएगा, वह भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। उसी तरह इवन का इवन में मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन मिलेगा, और इवन को अगर आप इवन से डिवाइड करोगे तो यह फिक्स नहीं है, इवन भी मिल सकता है और आड भी मिल सकता है। भाई 6 भी इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर है, तो डिवाइड करोगे तो आड आ गया। 4 भी इवन और 2 भी है इवन, तो डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। तो इवन भी आ सकता है, आड भी आ सकता है। यह हो गया हमारा इवन का। इसी तरह अगर हम आड की बात कर लें तो आड प्लस आड करोगे तो क्या मिलेगा, आड प्लस आड करोगे तो यह हमेशा इवन मिलेगा, 3 3 6। आड माइनस आड करोगे तो क्या मिलेगा, यह भी हमेशा इवन मिलेगा, 3 माइनस 3 0। देखो जो एक पे एप्लीकेबल हो सब पे होगा, कि जैसे 3 3 कर लिए तो अगर जीरो आ रहा है, इवन आ रहा है, तो सब पे होगा, फिर चाहे कोई नंबर ले लो। ठीक है, तो छोटा नंबर लेके तुरंत आप उस पर अप्लाई किया करो। आड इंटू आड करोगे तो यह आड होगा,
और अगर 8 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो यह भी कितना क्या होगा, 8 होता है, 9/3। अब इवन अगर 8 करें, इवन प्लस 8 करोगे तो क्या मिलेगा, ये 8 होता है, 2 3 5, ठीक है। इवन माइनस 8 करोगे तो क्या होगा, 8 मिलेगा। और अगर इवन इंटू 8 करोगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा इवन, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। और इवन डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो क्या होगा, इवन, 6/3 2। इस तरह देखो यहाँ पे देखेंगे, 8 प्लस इवन करोगे तो वही होगा, 8 मिलेगा। 8 माइनस इवन करोगे, 9 में से 2 घटाओ 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इंटू इवन करोगे तो क्या होगा, इवन मिलेगा। और 8 डिवाइडेड बाई इवन करोगे, 8 डिवाइड बाई इवन करोगे तो क्या होगा, यह डिविजिबल नहीं होगा, नेवर डिविजिबल, नेवर डिविजिबल। ठीक है, नेवर डिविजिबल। देखो मैं यहाँ पे एक आपको और चीज़ बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि नेवर डिविजिबल इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें 8/8 का, यह हमेशा 8 आएगा। अगर 8 नंबर नहीं आएगा तो वह क्या होगा, वह फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, वह इंटीजर नहीं, नंबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए, देखो यहाँ से या जो हम रेशनल नंबर को डिवाइड किए तो इंटीजर और फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन एक अलग कैटेगरी, फिर इंटीजर में हमारा होल नंबर आया, तो होल नंबर में ही हमारा आड और इवन नंबर आता है। ठीक है, जितने सारे नंबर आते हैं वो, यानी जहाँ से हम यहाँ से आगे चर्चा शुरू किए हैं वे क्या सारे नंबर हैं, वे हमारे नेचुरल नंबर्स के पार्ट हैं। इवन नंबर, आड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर है। तो वहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि या तो आड होगा या तो इवन होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 8/8 है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरा नंबर मान लो आड, 1 भी आड है और 3 भी आड है, तो 1/3 क्या हो गया, यह क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और अगर हम बोलें कि आड ऊपर नंबर ले लेते हैं, मान लो कितना 27, और नीचे 9 ले लेते हैं, तो 27/9 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो वह क्या आड नंबर आएगा। तो इसको अगर हम और जनरलाइज ना करके पूरा लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आपको आड नंबर मिलेगा या तो फ्रैक्शन मिलेगा। अच्छा, उसी तरह देखो यहाँ पे भी हो सकता है, इवन नंबर बाई आड अगर नंबर करें हम, इवन नंबर बाई आड नंबर करें, जैसे 6/3 किए तो हमको 2 मिल गया, 6/3 किए तो हमको क्या मिल गया, 2। लेकिन अगर हम 10/3 कर दें तो 10/3 कर देंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलवेज आपको फ्रैक्शन मिलेगा, ऑलवेज। अगर हम इसको इसे लिखें, ऑलवेज फ्रैक्शन। देखो जैसे 7/2 करो, 5/2 करो, ठीक है, 15/4 कर लो, यह नंबर हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि नेवर डिविजिबल। तो अगर आप इस तरह से बोलना चाहो तो यह क्या होगा, ऑलवेज फ्रैक्शन। हो सकता है कि मैंने जो डायरेक्ट लिख दिया उससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन फ्रैक्शन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फ्रैक्शन हमारा क्या है कि यह इंटीजर नंबर नहीं है, और हम यहाँ पे इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं, या यूँ कहें कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और अगर मान लेते हैं इवन की पावर इवन करें तो क्या होगा, या इवन की पावर आप इवन करो चाहे ऑड करो, वह हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। 2 की पावर 3 कर लो चाहे 2 की पावर 6 कर लो, नंबर हमारा क्या आएगा, वह हमेशा इवन आएगा। और ऑड में क्या होगा, ऑड में भी क्या वही रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल। ऑड की पावर चाहे ऑड करो चाहे इवन करो, वह भी क्या होगा, हमेशा ऑड मिलेगा। देखो जैसे अगर हम 2 की पावर 3 करें या 2 की पावर 4 करें, 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। क्या है, यह इवन नंबर है, बिल्कुल। इसी तरह 3 की पावर 2 करें चाहे 3 की पावर 3 करें, 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। क्या दोनों नंबर हमारे 8 हैं, तो बिल्कुल। तो यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लीजिए। सीखना क्या मतलब, ये तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो और इसमें आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन एक बार आप पहले से जानते रहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आड इवन का,
इसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और उसको समझेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट। तो कोई यूनिट डिजिट किसी नंबर का चेक करने के लिए, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसके लिए अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग मेथड होगा। ठीक है। और यूनिट डिजिट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, यानी यूनिट डिजिट तो जब आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू करो तभी आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर इसे मान लो कोई नंबर दे दिया 123 गुड़े 214 गुड़े 512, ठीक है, आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आप फाइनल में इस वैल्यू के पास पहुँचते हो। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करते हो, आपको इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन मान लो दिया होता और एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर आपने देख लिया, जैसे मान लीजिए कि एक के ऑप्शन के अंत में आपका 4 है, एक में 5 है, एक में 3 है और एक में 0 है। ठीक है, यूनिट डिजिट में नंबर कुछ हमारा लिखा होगा इस प्रकार से और सबके यूनिट डिजिट में इस तरह से नंबर अलग अलग नंबर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने पीछे वीडियो देखा होगा कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, केवल यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। 3 चौका 12, 2 12 दूनी 14, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो आप देखते ही बता देते कि हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। यानी आपको पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल यूज जो आप यूनिट डिजिट का अपने एग्जाम में कर सकते हो, बात यह हो गई। दूसरी बात, यूनिट डिजिट कैसे क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या हमको आना चाहिए उसको सीखते हैं। तो देखो बहुत आसान भाषा में हम इसको समझेंगे कि अगर हम पहले बात करें, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 5 और 6। 0, 5, 1, 6 अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अपने आप में हो, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कोई नंबर मान लो हमारा दिया हो कि 20 के पावर 4 है, तो बताओ भाई यूनिट डिजिट कितना होगा, आप कहोगे 0, क्योंकि 0 का आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट अगर 0 है लास्ट में तो 0 आएगा। इसी तरह 21 के पावर अगर मान लो 4 दिया हो तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर आपका 26 दिया हो तो यह भी 6 आएगा और 25 होगा तो इसका भी कितना आएगा, यह भी 5 आएगा। यानी अगर आप 5 का कितना बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह से 6 का, उसी तरह से 1 का, उसी तरह से 0 का। बात क्लियर है। यानी अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि 216 या कोई वैल्यू ऐसी आ रही 216 की पावर 4 है, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो अब हमको ऐसा नहीं करना कि 216 का हम 4 बार गुणा करें, यह फिजिबल नहीं है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 6 है और 6 का हमको पता है, क्योंकि इसको इस तरह से लिखेंगे 216 गुणे 216 गुणे 216 गुणे 216, तो हमको पता है कि लास्ट में बार बार 6 का ही गुणा होना है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट का चेक कर लें, 6 का चेक करें और 6 की पावर 4 है तो 6 का कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता क्या है, यूनिट डिजिट कितना आती है, 6 आती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 216 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना होगी, 4। बात क्लियर है। अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 4 और 9, इनमें एक दूसरा पैटर्न फॉलो होता है, इसको समझिए। देखो अगर 4 की पावर इवन हो और 4 की पावर आड हो, अगर इवन पावर हो जैसे 4 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर आड पावर है जैसे 4 की पावर 3 तो कितना आएगा, 4 चौका 16 चौका 64, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। ठीक है, इनमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर 9 में देखा जाए, पावर आड है यानी 9 की पावर 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 729, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। और 4 अगर 9 की पावर इवन नंबर है, 9 दूनी, अगर 9 की पावर 2 कर दो तो 2 9 दूनी 81। ये मैं बार बार आपको 2 3 की ओर लेके बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हो तो सिंपल सा छोटा सा नंबर लेके तुरंत आप कर लो। यानी 4 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो 6 और आड नंबर होगा तो 4, 9 की पावर इवन नंबर होगा तो 1, आड नंबर होगा तो 9। तो यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर मान लो 544 हमको दे रखा है और इसकी पावर दे रखा है मान लो 64, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कहोगे यूनिट डिजिट तो पहले इसका 4 है, तो यानी हमको क्या होगा, बार बार 4 का ही गुणा करना होगा।
तो एक बात क्लियर होगी। और 4 की पावर 64 है, 64 क्या है? इवन पावर है। 4 की पावर क्या है? 64 है। तो 64 क्या इवन पावर है? जब इवन नंबर होता है तो क्या होता है हमारा? यूनिट डिजिट 6। यानी आप कहोगे इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह कितना आएगा? 6। मैं एक अगला नंबर दूंगा, अगर 529 की पावर मान लो मैं आपको दे देता हूँ 29। अब पूछूंगा बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो आप कहोगे 9 की पावर 29। 29 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो कितना यूनिट डिजिट आएगा? 9। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि अब हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको 529 का 9 बार गुणा कर 29 बार गुणा करना होगा, तो यह तो संभव ही नहीं है। तो अब हमने हमने कौन कौन सा नंबर देख लिया? 0, 1, 5, 6, 4 और 9। अब कौन कौन सा नंबर हमारा बच जाता है? 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, ठीक है, और एक नंबर 8 बच गया। अब इन 4 नंबरों को देखते हैं। इन 4 नंबर में भी एक पैटर्न फॉलो होता है। देखो, अगर हम जैसे एक नंबर लेके बात करते हैं 2 की, 2 के पावर 1 करोगे तो 2, 2 के पावर 2 करोगे तो 4, 2 के पावर 3 करोगे तो 8, 2 के पावर 4 करोगे तो 16 होगा, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब देखो, अगर 2 के पावर 5 करोगे यानी 4 के बाद, तो ये फिर ये 2 हो जाएगा। 6 दूनी या 16 दूनी 32 कर लो। 2 के पावर 32 हो गया, 6 दूनी 12, ऐसा कर लो सीधा। 2 के पावर 6 करोगे, फिर 2 के पावर 4 हो जाएगा, फिर 7 करोगे तो यह 8 हो जाएगा, फिर 8 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक साइक्लिसिटी है 4 नंबर की। 2, 4, 6, 8, फिर देखो 2, 4, 6, 8, फिर ठीक है, इसी तरह से आगे पैटर्न फॉलो होगा। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि नंबर 4 के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम जैसे नंबर ले लें 2, 3, 7 और 8, थोड़ा इनके बारे में ध्यान से हम समझते हैं कि इनका क्या पैटर्न होता है। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि चलो, अगर मान लेते हैं हम कि हम इवन पावर लेते हैं, ठीक है, या इवन आर्ट से अच्छा है कि आप इस तरह समझ लो कि जब हम 2 की पावर 1 रखते हैं, जब इनकी पावर 1, 2, 3 और 4 रखते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको। इसको समझते हैं, इससे सारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो, 2 की पावर 1 रखे तो हमको 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर आगे इसी तरह से 2, 4, 8, 6 कंटिन्यू होगा। 3 में देखोगे 3, 9, 7 और 1। 7 में देखो 7, 9, 3 और 1। 8 में देखेंगे, देखो या तो आपको क्यूब याद हो, जैसे 7 का स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 की पावर 1 होगा 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 की पावर 3, 343 होगा, 243 होगा, ठीक है, सॉरी 343 होगा। उसके बाद फिर 343 गुणे 7 करो। तो ऐसा नहीं करना हमको, बस कल 7 का मल्टीप्लाई करना, 7 सते 49, फिर 9 सते 63, 3, 3 सते 21, 1। उसी तरह हम 3 का कर लेंगे। 8 में देख लेते हैं, देखो 8 की पावर 1 है, 8 अट्ठा 64, 8 चौका 32, 8 दूनी 16। अब इसमें एक चीज़ आपको बड़े मज़ेदार देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि जो 4 के बाद हमको पता है नंबर रिपीट करेगा, और लेकिन जो 4 वाला अंक मिल रहा है वह 6 है, 1 है, 1 है और 6 है। और इनके बारे में हमको कुछ पहले से पता है। क्या पता है? कि इनकी पावर कुछ भी हो, यह नंबर हमेशा स्वयं का नंबर आएगा। यानी अगर 6 हो तो 6 आएगा, 1 है तो 1 है। तो देखो, इसका हमको फ़ायदा क्या होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हमको दे रखा हो कि 3 की पावर 35 है, और बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? 4 में ब्रेक करोगे, क्योंकि हमको पता है कि 4 में एक साइकिल चलती है। तो 4 की पावर में अगर ब्रेक करना चाहोगे तो इसको लिखोगे 4, तो नियरेस्ट क्या होगा? 4 का मल्टीपल 32 होगा, 36 तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे हम 32, यानी 8 चौका 32। अब कितना बच गया? 3 के पावर 3, 32 3 35। और हमको पता है कि 4 की पावर 4 होता तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। ये आपको देखो, यह छोटी सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर 4 की पावर आप 3 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यह एक छोटी सी प्री कंडीशन है, यह आपको आना चाहिए। और आसान भी, आप याद कर सकते हो कि इवन नंबर होगा तो 1 आएगा, ऑड नंबर
इवन नंबर होगा तो 6 आएगा, 8 नंबर तो आएगा तो 1 आएगा, कोई ऐसी कठिन बात तो है नहीं। और यह हो गया 8, और यहाँ पे 3 की पावर 3, तो यह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 1 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो यह वैल्यू कितना आएगी, यह वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और 1 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। इसी तरह हम चाहे अगर एक दूसरा कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर हमको दिया कि मान लो 247 के पावर अगर हमको मान लो दिया है 47, 247 के पावर 47 दिया, बताओ इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको बस केवल 7 से मतलब है, 47 में हमको चेक करना है। तो 4 का नियरेस्ट पॉसिबल मल्टीपल क्या होगा, 44 होगा। तो इसको 4 कर दो, इसको 11 कर दो, 11 चौक 44, और 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3। और हमको पता 4 की पावर 4 करते हैं तो 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर अगर हम 11 कर देंगे तो भी हमको 1 ही मिलेगा। और इसी तरह 7 की पावर 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 49 है। 9 3 करोगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 3। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। तो बस इस तरह से इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी आपको यह नंबर पता होना चाहिए कि 2 3 7 8 में एक साइक्लिसिटी चलती है कि नंबर 4 के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे। बाकी उसके बाद हम जैसा हम करते, जो भी हमको नंबर आएगा उसका हम पावर यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। और हमको पता 1 और 6 के फॉर्म में आने वाला है, तो 1 के और 6 के फॉर्म में आने वाला, तो उसमें कुछ चेक करना ही नहीं हमको, क्योंकि हमको क्या यूनिट डिजिट 1 और 6 ही मिलेगा। ठीक है। 4 9 का तो हमने देख लिया, 8 इवन का पैटर्न फॉलो होता है, बाकी 0 1 5 6 में कोई हमको सोचना ही नहीं है। ठीक है। अभी हम इसके बारे में देखो, अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी बाद में इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अभी यहाँ पे हमको बेसिकली बस केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। कभी कभी आपको देखो फैक्टोरियल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। देखो फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है n -1 n -2 और कहाँ तक, 1 तक। जैसे अगर हमको दिखाओ कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 24। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल दे के कभी आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो अगर वैल्यू 4 फैक्टोरियल तक है, यानी 2 1 3 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल छोटी है, तो उसका हम निकालेंगे। जैसे 2 फैक्टोरियल में 2 होगा, 3 फैक्टोरियल में 6 होगा, 4 फैक्टोरियल में 24 होगा। लेकिन अगर वैल्यू 4 फैक्टोरियल से ऊपर है, यानी 5 फैक्टोरियल ले लो, देखो अब क्या होगा, 5 4 3 2 1। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 5 और 2, 5 और अगर 2 का पेयर आता है तो हमको पता है कि डेफिनेट हमको 0 मिलेगा। क्यों, 5 दूनी 10। तो यानी अगर वैल्यू 4 फैक्टोरियल के ऊपर है तो यूनिट जो हमको जो मिलने वाला हुआ क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। यानी अगर हमारी वैल्यू जो नंबर्स है वह 4 फैक्टोरियल के ऊपर है, तो जो हमको यूनिट डिजिट मिलेगा वह क्या होगा, ऑलवेज 0। ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमको हमेशा 0 मिलेगा। यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते रहिए। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह नंबर ऑफ यानी 0 हमको फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ 0 कितने हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो यह बस इतना ही कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का। ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ ले कि फर्स्ट 100 नंबर के प्राइम नंबर का आपको बताना है यूनिट डिजिट। तो इन सारी चीज़ों को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। अभी के लिए केवल आप इतना जानते रहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है, फिर कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 0। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ 0 को भी देखेंगे। नंबर ऑफ 0 छोटा सा टॉपिक है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो कि नंबर ऑफ 0 क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। देखो जैसे अभी इससे पहले चर्चा किया था कि 0 आपको कब मिलेगा। आप सोचिए 0 आपको कब मिलेगा,
जब दो प्राइम नंबर और जो सबसे छोटे प्राइम नंबर लिस्ट 2 और 5, 2 और 5, इनका जब फैक्टर होगा तभी आपको जीरो पॉसिबल है। अब इसके बाद ऊपर आप कितना भी जाओ, चाहे 8 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, 8 5 कर लो, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहो 24 कर लो, यहाँ पे 25 कर लो। तो अल्टीमेटली अगर आप सबसे लोएस्ट लेवल पे जाओगे, सोचोगे, तो वहाँ पे आपको 2 और 5 का पेयर ही देखना होता है। तो यानी जितना 2 और 5 का पेयर अगर जो होगा वही हमारा क्या है, जीरो प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मैं अगर आपको एक नंबर दे दूँ 1 गुणे 2, जैसे बात कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल की, 1 उल्टा चलो उल्टा लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ, बताओ कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना होगा। नंबर ऑफ जीरो होने का क्या मतलब हुआ। देखो, नंबर अगर 5 और 2 का फैक्टर हो रहा है और यह यूनिट डिजिट है, तो हमको पता है जो नंबर जो आप जीरो आएंगे वह कहाँ से आएंगे, इकाई अंक से आएंगे। ठीक है। एक बात और ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे जीरो आएंगे वह यहाँ इकाई अंक से आएंगे। जैसे हमने बोला कि अगर हमारा मान लो 26 है और 25 है, तो ये जो जीरो आएगा यहाँ पे वह क्या होगा, हमारे इकाई अंक से आएगा। ठीक है। तो हमने बोला कि अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको 2 और 5 के फैक्टर, कितने फैक्टर बन रहे हैं, यानी सॉरी पेयर कितना है। तो कहोगे देखो 2 और 5 का एक पेयर यहाँ पे हो गया और 2 और 5 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो कितना पेयर हुआ हमारा, 2 पेयर हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपने बोला कितना जीरो आएगा, दो पेयर बना तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ नंबर आएगा। तो देखो हर बार क्या होता है कि हम इस तरह से निकाल नहीं सकते। ठीक है। अगर हमको दिया है छोटा एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन है या छोटा नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार हम इस नंबर को निकाल नहीं सकते मैनुअल। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 का फैक्टर देख लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 2 आ गया। और ये फैक्टर जो होगा वही हमको बता देगा कि अगर देखो एक चीज़ और, जैसे मान लो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाता और यहाँ 5 की पावर 3 आ जाता, तो अब आपसे पूछा जाता है कितना जीरो होगा। तो कहोगे देखो 2 और 5 का पेयर ही हमको जीरो देगा, यानी अगर 2 के जो एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है वह हमको जीरो नहीं देने वाला है। तो यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यही जो फैक्टर हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी यही क्या है, यही फैक्टर हमको जीरो देने वाला है। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो कितना जीरो मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा, यानी एक जो जीरो है हमको जीरो नहीं देने वाला है। तो पहली बात, छोटी सी बात ये समझना है कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जितना 2 होगा उतना 5 होना चाहिए, तभी जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि 2 कम हो या 5 ज़्यादा हो तो हमको ज़्यादा जीरो मिलेंगे या कम जीरो मिलेंगे। ठीक है। तो ये पहली बात क्लियर हो गई। अब जैसे मैं एक नंबर आपसे बोलूँ कि चलो भाई बताओ कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, आपको यह बताना है। फर्स्ट 100 ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 से लेके कहाँ तक 99 में पूछा जाए कितने जीरो होंगे, तो आपका आंसर होगा एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी दो नहीं आएगा, क्योंकि 8 नंबर है। तो जब 2 नहीं आएगा तो 5 आने से क्या हुआ, जब हमारा 2 5 का पेयर नहीं बनेगा तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हुई है आपको कि हमको जीरो लाने के लिए हमेशा 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे कि देखो कभी कभी इस तरह से नंबर दिया रहेगा कि 125 है, जैसे मान लो 125 नंबर दे दिया है और पूछा जाए बताओ कि इसमें कितने जीरो आएंगे। सॉरी 125 अगर फैक्टोरियल दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इसमें बताओ कितने जीरो आएंगे, या जैसे हमारा एक क्वेश्चन था 10 फैक्टोरियल बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे। तो 10 फैक्टोरियल तो छोटा नंबर था, हो सकता है हम मैनुअल कर लें क्या, लेकिन 125 फैक्टोरियल को हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो ऐसा जब भी करना होगा तो आप एक काम करना, और एक छोटी सी चीज़ और, जैसे हमने 10 में देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको क्या है ना कि हमको बार बार 2 या 5 का पेयर नहीं निकालना होगा, क्योंकि हमको पता है कि 5 नंबर का रिपीटेशन 5 के गैप पे बनेगा। ठीक है। अब अगला नंबर कौन सा आएगा, 10 आएगा, फिर अगला नंबर कौन आएगा, 15 आएगा, फिर 20 आएगा। लेकिन 2 का गैप 2 2 4 2 6 2 8,
यानी यह 2 क्या होगा, ज़्यादा बार आएगा किसी भी नंबर में। और 5 अगर इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, तो 2 हमारा कम आएगा और 5 ज़्यादा बार आएगा। तो 2 ज़्यादा बार आने से क्या मतलब हुआ, अगर जब तक दोनों समान नहीं होंगे तब तक नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। तो यानी अगर हम कहें 2 के पावर 10 आ गया, 5 के पावर 3 ही आया, तो क्या 10 हमारे जीरो नहीं होंगे, तब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यही 3 पेयर बनेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 को चेक कर लेंगे, हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे नहीं। तो जैसे अगर हमको दिया है कि यहाँ पे 125 है, इसका फैक्टर बताना है, कितने इसमें जीरो आएंगे, तो आप कहोगे कि 125 में 5 का आप डिवाइड करना, फिर 125 में 5 का स्क्वायर, फिर 125 में 5 का क्यूब करना है। यह नंबर तब तक करते जाना है जब तक क्या है, यह 1 ना आ जाए, ठीक है, या 1 से छोटा हो जाए। यानी अब अगर आगे करोगे 125 के पावर 4 कर दोगे, यह एक नंबर 125 से बड़ा हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। तो हमको नहीं करना, बस यहीं तक करना है। और इसका हमको क्वोशेंट जो मिलता है, यानी शेषफल मिलेगा, उसको हमको जोड़ लेना है। यहाँ कितना मिलेगा, 25, यहाँ कितना मिलेगा, 25 पावर 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 1। तो टोटल कितना क्वोशेंट मिला, 25, 5, 30, 1, 31। यानी 31 क्या हो गया, यह 31 5 के फैक्टर मिले हमको। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो गया 31, ठीक। अब एक साथ इसी के साथ में एक चीज़ और सीखिए छोटी सी, कि जैसे अगर हमको पूछा जाए कि 2 और 5 के फैक्टर अगर हमको निकालना हो, क्योंकि जब तक हमको नहीं पता होगा कि 2 और 5 के कितने फैक्टर हैं, तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। ये बात क्लियर हुई। तो जैसे अगर हमको मान लो दिया हो कोई नंबर, किसी भी, जैसे मान लो जीरो की बात नहीं करते, अगर हम बात कर लेते कि हमको लेट से फैक्टर निकालना है, तो जैसे हमको दिया हो कोई नंबर कि 270 दे रखा है, और पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें 3 के कितने फैक्टर होंगे, या 3 की कितनी लार्जेस्ट पावर होगी। जैसे अगर हमने यहाँ पे बोला 24, तो इसको क्या लिखोगे आप, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो 2 की लार्जेस्ट पावर कितना आ गई, 3, और 3 की लार्जेस्ट पावर 1 आ गई, 3 आ गई, सॉरी 3 की लार्जेस्ट पावर 1 आ गई। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताओ 2 की कितनी लार्जेस्ट पावर आएगी, तो आप कहोगे 24 में क्या करना है, आपको 2 को भाग देना है। फिर आगे इसी तरह से 24 में 2 का स्क्वायर करना है, फिर इसी आगे 24 में 2 के क्यूब करना है, और आगे करते जाओ जब तक ये नंबर जीरो मतलब 1 से छोटा ना हो जाए। 4 16 हो जाएगा। अब आगे करोगे तो 32, 32 क्या हो जाएगा, जीरो से 1 से मतलब 1 से छोटा नंबर हो जाएगा ना। तो फिर हमको नहीं करना है, 1 से छोटा नंबर जब तक ना हो जाए, यानी इक्वल 1 या 1 से छोटा ना हो, 1 तक हमको करना है। तो यह कितना हो जाएगा, 2 का अगर 24 में भाग दोगे तो 12, यह कितना हो जाएगा, 4 6 8 त्रिक 24, 24, और यह कितना हो गया 16, 16 की पावर अगर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 16 कम 16, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 6 8 8 3 11। तो कितने फैक्टर हो गए 2 के, 11। यानी अगर हमारा कोई नंबर इस तरह से होता है 1 2 3 से लेके कहाँ तक 24 तक, तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 2 के 11 होते हैं। या कोई नंबर इस तरह से होता है 24 फैक्टोरियल, तो उसमें 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 11, ठीक है। तो देखो मैं एक बार आपको फिर से पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि मैं क्या अभी तक आपको क्या समझाया मैंने, कि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा, क्योंकि आपको फैक्टर नहीं पता, तो मैं फैक्टर डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो मैंने पहले बोला कि जीरो नंबर ऑफ जीरो आने के लिए 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, और 2 और 5 के अगर एग्जैक्ट पेयर सेम होने चाहिए, यानी 2 की पावर अगर 2 है तो 5 की पावर 5 होना चाहिए। यानी अगर हमको 4 5 मिल रहा है, और 2 की वैल्यू जो 2 कितने मिल रहे हैं, हमको 6 मिल रहे हैं, तो कितना जीरो बनेगा, जो लिस्ट होगा, यानी 5 की पावर 4 होगा, या 2 की पावर अगर छोटा नंबर है तो 2, यानी जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ये हमको बात समझ आई। फिर आगे हमने बोला कि देखो अगर आपको फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमने बात बताया कि अगर आपको इसे फैक्टोरियल का निकालना है, जैसे मान लो 125 फैक्टोरियल है, तो इसको लिखते हैं कि 1 2 3 4, यानी 125 124 123 से लेकर 1 तक करोगे। तो इस कंडीशन में जो अगर आपको निकालना होता है, यानी फैक्टोरियल अगर आपको दिया हो, ठीक है, एन फैक्टोरियल की फॉर्म में दिया हो, या इस तरह से नंबर लिखा हो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से नंबर हो मान लो कहीं एन तक, तो इस जगह इस तरह के इक्वेशन में आपको अगर आप निकालना हो कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा,
आप उसको कहोगे n पावर k क्या है, जिसका पूछा जाए। मान लो अगर 3 का पूछा जा रहा है, 5 का जा रहा है, ठीक है। इसको एक अगर हम फार्मूले में बना देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो, n की पावर k की पावर 3। और यह आपको तब तक करते जाना है, राइट, यह आपको तब तक करते जाना है जब तक कि, इसको k की पावर k लिख देते हैं, जब तक कि वैल्यू 1 हो जाए, 1 मिल जाए आपको। 1 से जैसे ही छोटी हुई आप वहाँ पे रुक जाना। जैसे मैंने बोला कि 125 है, या अगर यहाँ पे 124 ले लेते, मान लो ये हमारा नंबर 124 होता, तो क्या हम 5 की पावर 3 कर पाते? कभी नहीं करते, क्योंकि 125 हो जाएगा, फिर नंबर छोटा हो जाएगा 1 से, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको फैक्टर, इस तरह से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये फैक्टर निकालने का एक फार्मूला हो गया। फिर हमने बोला कि हो सकता है कि आपको फैक्टोरियल या इस तरह से फॉर्म में ना दिया हो, बेसिकली कोई एक नंबर दिया हो, ठीक है। जैसे एक मान लो कोई एक रैंडम नंबर दे दिया जाए, जैसे हम कहते हैं मान लो 24 का फैक्टोरियल अगर आपको 3 का पूछा जाए तो आप तो निकाल लोगे इस तरह से। और एक चीज़ देखना कि बार बार जैसे क्या होता है कि हमको इस तरह से करना निकालना। जैसे मैं अगर आपको एक नया नंबर देता हूँ कि 777 फैक्टोरियल में, कि बताओ कितने फैक्टर होंगे 7 के, या 7 की पावर कितना मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आप कहोगे कि अब देखो बार बार इस तरह से करना हमको थोड़ा सा कठिन होगा कैलकुलेशन करना। फिर 7 की पावर 7 के स्क्वायर, ठीक है, हमको बार बार भाग देना पड़ेगा, तो ये हमको थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसको हम करने के लिए हम कर सकते हैं कि 7 इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 7 में पहले भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 क्लियर है। अब फिर 7 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 41, 35, कितना बचेगा। अब फिर हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। और फिर इसमें हम भाग देंगे, 7 का भाग अब जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं, तो हमको शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। तो बस आपको क्या करना, जो क्वोशेंट बच रहा है यानी जो शेषफल है, उनको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 111 प्लस 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 17, यानी कितना हो जाएगा, 128। तो जो 7 की पावर मैक्सिमम मिलेगा वह कितना होगा, 128। देखो चीज़ें वही यहाँ पे भी कर रहे हो, 7 का भाग दोगे तो 111 आएगा। अब यहाँ पे 49 में आपको फिर 777 में भाग देना होता, तो फिर यह थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। फिर ये 15 आएगा, फिर जो 7 में 243 के यानी 7 की पावर 3 का भाग देना होगा, तो फिर 2 बचेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके अपेक्षा हमको 7 से भाग देना ज़्यादा आसान होगा। तो इसको हम इस तरह से भाग दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको फैक्टर के लिए। अब इसका देखो यूज क्या होगा कि जब तक हमको फैक्टर निकालना नहीं आएगा तब तक हम नंबर ऑफ जीरो निकाल नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिससे मान लो आपको दिया हो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक है, इस तरह से मान लो ये आपको दे रखा है कि मान लो 1000 तक है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मैंने देखो एक आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि देखो आपको अब इसमें क्या करना है कि 2 का फैक्टर नहीं निकालना। जैसे अगर आप निकालना चाहो तो देखो मैं बता दे रहा हूँ एक करके, 1000 में, और उस तरह से भी हम नहीं करेंगे, अब इस तरह से करेंगे। 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 2 का भाग देंगे तो 250। 2 का भाग देंगे तो 125। 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 62, ठीक है, 62 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 31। 2 का करेंगे 15, 2 से करेंगे 7। 2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 2 से करेंगे 1, और 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जो क्वोशेंट यानी भागफल जो हमको मिला हुआ क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं क्वोशेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है भागफल। तो सभी भागफल को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 500, 250, ठीक है, 750 हो जाएगा। और देखो ये हो जाएगा 750, 125, 5 2 7, और 6 2 8, 187।
और यहाँ पे ऐड कर लें 2 3 5, 2 1 3, 3 5 8, 8, यहाँ 6 3 9 1 10, और नीचे कितना बचा 7 3 10 1 11। सभी नंबर को ऐड कर लेते हैं। 8 7 15 1 16, 8 5 13 1 14, 14 1 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 9 9 1 10, यानी 10 56। यानी इस तरह से अगर इतना लिखा हो तो इसमें जो 2 की पावर आएगी वह आएगा कितना 10 56। अब फिर हम 5 का निकाल लें, तो 5 का निकाल लेते हैं। देखो 5 का कितना आएगा 2000, सॉरी 5 1000 है ना। 5 का करो कितना हो जाएगा 200। 5 का करेंगे कितना 40, 8, 5 का करेंगे फिर 8 5 एकम 5, मतलब 3 बच जाएगा, सॉरी 5 एकम 5, फिर 5 से करेंगे और यह कितना हो जाएगा 0। तो जो शेष फल सॉरी भागफल जो आया क्वोशेंट कितना हो गया 240 और 8 1 9, 249, 249। अब बताइए यह 249 आया और यह नंबर आ रहा है 10 56। तो क्या 10 56 से अब हमको कोई मतलब, हम जो सबसे लिस्ट कॉमन यानी कॉमन वैल्यू होगी दोनों में वह लेंगे। यहाँ 5 की पावर 249 आ रहा है और यहाँ 5 की पावर 2 की पावर 10 56 आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन वैल्यू होगी वह कितना होगी 249। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो होंगे 249। तो एक चीज़ जो हमको यहाँ पे सीखने को मिला कि फिर हमको इस तरह जब अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हो यानी 1 2 3 4 5 इस तरह के एक्सप्रेशन होगा तो हमको 2 का नंबर निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 2 हर 2 नंबर बाद रिपीट हो जाएगा, लेकिन 5 5 बार रिपीट होगा, 5 के नंबर के गैप पे रिपीट होगा, तो यानी 5 का जो नंबर होगा वो कम आएगा। इतनी छोटी सी समझ तो आपको होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको डायरेक्ट हम 5 का निकालेंगे बस और हमारा वही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप 2 का मत निकालना कि एक बार 2 का निकालो एक बार 5 का निकालो फिर नंबर ऑफ फैक्टर देख के हम करेंगे, नहीं। अगर 2 का अगर हम 5 का निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कितना हमारा आंसर होगा 249। ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो कभी कभी हमको दिया होता है इस तरह की एक फॉर्म में दे दे कि मान लो जैसे कि दे दिया हो कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और मान लेते इस तरह से आपको दिया 28 नंबर तक। 28 की पावर कितना हो जाएगा 28, और बताओ कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है। देखो इसमें ना अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताया आपको, कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि 2 और 5 का हमको बस क्या है एक पेयर देखना होता है। इसका पेयर होगा तो जीरो मिलेगा। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम फैक्टर निकाल लेते कि 2 का फैक्टर कितना होगा 5 का फैक्टर कितना होता है, बस ख़त्म। इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आप जितना नंबर आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके सोच डेवलप होगी। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखो इसमें क्या है ना, अब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हम इसमें थ्योरी बताई जा सकती है। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना है कि 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, इस तरह से करते हुए 28 की पावर 28 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सबसे पहले हम पता कर लेंगे भाई 5 का फैक्टर कितना होगा, 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 कितनी बार आ रहा है उसके लिए आप कहोगे 1 से 28 के बीच में एक बार 5 आएगा, जब 5 आएगा तो उसके बाद 5 आएगा, एक बार 10 के में आएगा 5 तो उस समय 10 की पावर कितना होगा 10 होगा, एक बार 15 पे आएगा तो उसकी पावर 15 होगा, और एक बार 25 पे आएगा उसकी पावर 25 होगा, और उसके बाद 30 पे आएगा तो हमको 28 तक ही देखना है। तो 1 की पावर 5 में 5 कितनी बार होगा, आप कहोगे 5 की पावर 5 होगा, यानी 5 का जो फैक्टर होगा कितनी 5 बार होगा। यहाँ पे 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 2 इंटू 5 कर सकते हो, तो यानी 5 की पावर कितना आएगा 10 होगा। 10 यहाँ इसको इस तरह से लिखोगे 2 की पावर 5, तो यानी 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 10 बार आ रहा है। इसी तरह यहाँ कितनी बार आएगा 15, और यहाँ पे कितनी बार आएगा 25 बार आएगा। और हमको 2 से कोई मतलब नहीं है कि 2 भी यहाँ पे 5 10 15 25 बार आएगा, और फिर भी उसके अलावा भी 2 इनके बीच में भी आएगा। जैसे 2 की पावर 2 आ रहा है, 4 की पावर 4 आ रहा है तो यहाँ पे 8 बार आएगा, फिर 8 की पावर 8 आ रहा है तो वहाँ पे 16 बार आएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल 5 से मतलब, क्योंकि 5 जितनी बार आएगा, क्योंकि 5 सबसे कम नंबर आ रहा है तो हमको कॉमन वैल्यू देखनी होती है। तो 5 कितनी बार आ गया 15 25 40 और 15
55। तो टोटल कितनी बार आया? 55 बार। ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, एक गलत हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा से, यहाँ पे 20 भी वैल्यू आएगी, और 20 जो आएगा उसको 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? 20 आएगा। 20 की पावर 20 आएगा। और यहाँ पे 25 होगा। अच्छा 25 को भी तो हम इस तरह से लिख सके ना, 5 की पावर 5 की पावर 25 आएगा। तो यानी 5 25 25 यानी 2 बार आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा 50। ठीक है। देखो इसको हमने बोला कि 3 की पावर 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे कितना आया? 15 बार आया। यहाँ 5 2 बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ जाएगा? 5 की पावर 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 20 आ रहा है, तो 5 की पावर 20 आएगा। तो अब देख लेते एक बार, यह हो जाएगा कितना? 15 5 20, 20 10 30, 30 20 50 50 यानी 100 हो जाएगा। तो कितना नंबर आप जीरो आएगा? अगर 1 से लेकर 28 तक इस तरह से नंबर लिखा हो, तो इसमें नंबर आप जीरो जो आएंगे वह होंगे 100। तो देखो अभी इसमें और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमने बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, वह समझ लिया। ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने पूछे गए एग्जाम में, उसको हम देखेंगे और वहाँ पे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह नंबर ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर, हमको फैक्टर वाला कि कितने फैक्टर होते हैं, फैक्टर कैसे निकाला जाता है। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ही हमने सीख लिया। बाकी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इस पे डिफरेंट प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।